नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य अखिलेश कुमार। शारीरिक शिक्षा के इस सेगमेंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियोज में जो हम चर्चा करेंगे, हमारा पेपर संख्या जो 19 था, सीरीज चला रहे थे KVS, NBS, DSS, BU, PTGT, TGT, PGT के लिए। तो उसका पेपर संख्या 19वां जो पब्लिश हम किए थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे कई दिन पहले, बीच में इस सीरीज को रोक दिया था, मैंने फिर से चालू कर रहा हूँ। उसका पहला पार्ट यानी 19A को लेके आया हूँ। इसमें उन पेपर के जो 5 प्रश्न होंगे शुरू के, उसका विश्लेषणात्मक तरीके से हल करेंगे और उत्तर जानेंगे। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँचे और हम साथ में ही हमारे चैनल को भी प्रमोशन मिले और लोग हमारे चैनल से जुड़ें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक में। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्र संबंधित है। शारीरिक शिक्षा का मतलब सर्वांगीण व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। और दर्शन शास्त्र क्या होता है? दर्शन शास्त्र का मतलब होता है, दर्शन शास्त्र का मतलब अगर हम कहें तो ज्ञान से लगाव यानी कि प्यार, वो होता है दर्शन शास्त्र। क्योंकि दर्शन का अंग्रेजी फिलॉसफी होता है और यह फिलॉसफी जो होता है ग्रीक वर्ड रहता है, और ग्रीक वर्ड में यह फिलोसफिया शब्द से बना होता है। और फिलोसोफिया का अर्थ होता है लव ऑफ विजडम यानी ज्ञान का प्यार। और ये दो शब्द से मिलके बनता है, फिलोस और सोफिया। फिलोस का मतलब होता है प्रेम या अनुराग, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो हम दर्शन शास्त्र को यदि परिभाषित करेंगे तो कहेंगे कि किसी भी विषय की अस्तित्व, ज्ञान, सवाल, कारण, मन, मूल्य और भाषा के बारे में सामान्य और मौलिक सवालों का अध्ययन करना ही दर्शन कहलाता है। इसकी शुरुआत लगभग 495 BC में शुरू हो गया था। इसका डिटेल हम जब इसके बारे में टॉपिक बनाएंगे तो विस्तृत अध्ययन और करेंगे। और अगर दर्शन देखें तो दो भाग में बांट दिया जाता है, एक भारतीय दर्शन और एक पाश्चात्य दर्शन। भारतीय भारतीय दर्शन को भी दो रूप में बांट देते हैं, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक में जैसे कि जो भगवान की उपस्थिति को नहीं मानते, जैसे कि चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन आते हैं। और आस्तिक में सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन। इन सब दर्शनों का हम अध्ययन बाद में क्रमबद्ध तरीके से जब इस पे वीडियो अपलोड करूंगा तो करेंगे, ठीक। तो पूछ रहा है सवाल में कि शारीरिक शिक्षा का दर्शन से संबंधित क्या है। देखिए, शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, किसी भी, और जो हमारा शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक से शब्द, दो शब्द यहाँ दिख रहा है, शारीरिक और शिक्षा। शारीरिक से अगर हम साधारणतः इसका अर्थ देखें तो हमारे शरीर के विभिन्न तरीके की क्रियाओं से होता है, जिसको हम बल, शारीरिक क्षमता, शारीरिक फिटनेस, शारीरिक बनावट या शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में भी परिभाषित करते हैं। और शिक्षा का मतलब होता है एक सुव्यवस्थित ढंग से निर्देशन या प्रशिक्षण, जो क्रमबद्ध ढंग से किसी भी कार्य को करने या उसके बारे में दिशा निर्देश करने में सहायक होती है, वो शिक्षा कहलाती है। जैसे अगर हमको दौड़ना है तो उसके लिए हमें फिजिकल वर्क करना चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस होना ज़रूरी है। और उसके साथ ही उस दौड़ के बारे में हम नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस दिशा में दौड़ना है, अपनी क्षमता अनुसार कितना बल लगाकर हमें कैसे चलना है, इन सब के बारे में उस एथलीट को ज्ञान होना चाहिए। इसलिए दोनों मिलकर शारीरिक शिक्षा बनता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक एथलीट अच्छा हाई लेवल का एथलीट बन सकता है। तो हम देखेंगे कि देखिए, जो चारों दर्शन दिया, चारों ऑप्शन, यथार्थवादी, मानववाद, व्यवहारिकतावाद या आदर्शवाद। तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन ए यथार्थवादी और ऑप्शन डी आदर्शवाद है, ये प्राचीन दर्शन कहलाते हैं। और जो व्यवहारिकतावाद और मानववाद है, इसको हम समकालीन दर्शन के रूप में देखते हैं। जो हमारा तो जो मानववाद है और व्यवहारिकतावाद है, इसका कोई उतना प्रभावशाली जो
प्रभावशाली अगर कहें तो सिद्धांत शारीरिक शिक्षा के ऊपर न रहा, बल्कि यथार्थवाद और आदर्शवाद अपने अपने रूपों में व्यवस्थित ढंग से और एक जटिल तरीके से शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करते हैं और उसके महत्व को बताते हैं। लेकिन जो हमारे प्राचीन दर्शन थे, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्राकृतिकवाद और प्रयोजनवाद, ये चार हमारे प्राकृतिक दर्शन है। ये प्रश्न में आ चुका है कई बार कि मतलब यथार्थवाद किस प्रकार का दर्शन है, समकालीन दर्शन, या पूछेगा कि प्राचीन दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 3 2 1, तो इसमें सही उत्तर उसका होगा हमेशा 4, क्योंकि इसमें 4 प्रकार के होते हैं: आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। तो हम यहाँ पे आदर्शवाद और यथार्थवाद की जो अंतर होते हैं उसको डिफाइन करते हैं। देखिए, जो हमारा यथार्थवाद होता है, ऑप्शन डी, अगर आइडियलिज्म की बात करें हम, तो इसके प्रतिपादक सुकरात थे। इसके प्रतिपादक प्लेटो थे। प्लेटो जो कि सुकरात के शिष्य थे, और इन्होंने ही सुकरात की जो शिक्षाएं थी उन्होंने जो दी गई थी उसको क्रमबद्ध रूप से इन्होंने नोटबद्ध कर दिया और उसको लिखित रूप में कर दिया, और जिसके वजह से ही प्लेटो को आदर्शवाद का प्रतिपादक माना जाता था। और इसका सिद्धांत था आइडियाज, यानी नए नए विचार, आइडिया यानी कि विचार देना होता है। अर्थात कहें तो ये सिद्धांत जो आदर्शवाद था ये विचार केंद्रित था। क्यों विचार केंद्रित था? और इसमें शिक्षक को केंद्रीय व्यवस्था के रूप में देखा जाता था, और शिक्षक को जो था छात्र के मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना जाता था। और ये जो आदर्शवाद था, ये जो लौकिक सत्ता, यानी कि जो चीज़ हमें आँख से दिखती है उस पर न विश्वास करके पारलौकिक सत्ता, जैसे कि हम काल्पनिक जगत की एक बात करते हैं, जैसे कि स्वर्ग, नरक या इंद्रासन की बात करते हैं, ये पारलौकिक है, हमें दिखती नहीं, उसकी बात करता है। अर्थात ये आत्मा अनुभूति की बात करता है, जो काल्पनिक हो, एक तरह से जो हमें दिखाई न दे, उसके बारे में ये बात करता है। अर्थात कहें तो ये विचार हमारे जो होते हैं, विचार जगत को मानता है। हमारे जो विचार, आंतरिक विचार होते हैं, जैसे कि इंद्रासन की बात करें या स्वर्ग नरक की विचार की बात करें, तो इस पे ये विश्वास करता है, न कि ये पेन है, इस चीज, यानी कि पेन एक वस्तु है, इस पर विश्वास नहीं करता, बल्कि एक जो पारलौकिक है, जो हमें आँख से नहीं दिखाई देती है, उसके बारे में ही ये विश्वास करता है। इसमें जो शिक्षक थे उसको सबसे उच्च दर्जा दिया जाता था, क्योंकि ये मानता था कि इसी के माध्यम से ही कोई भी छात्र को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, यानी कि उसको उच्च स्थान मिल सकता है। आदर्शवाद जो था उसमें शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार की सामग्री नहीं होता था, क्योंकि इसका कारण ये था कि, और यह किसी भी चीज़ को सीखने जानने के लिए ये किसी उपकरण के खिलाफ रहता, यानी उसको नहीं मानता था। कारण था कि ये विचार केंद्रित था। विचार केंद्रित यानी हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ के बारे में सोचना है तो उसके लिए किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है या क्रमबद्ध प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम अगर एक पेन रखें तो पेन के बारे में हम विचार तो कर सकते हैं, पेन लाल चलेगी, काला चलेगी, नीला चलेगी, या इसमें स्याही है नहीं है, ये हम विचार कर सकते हैं। इसके लिए हमें उसको देखना या जानना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन जब वही चीज़ हम देखने या जानने की जो ही प्रयास करेंगे वो यथार्थवाद बन जाता है। तो इस तरह देखेंगे हम, शारीरिक शिक्षा एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और उसमें हमें सीखने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस प्रश्न का जो होगा आदर्शवाद वो गलत हो जाएगा। लेकिन जब हम ऑप्शन ए यथार्थवाद की बात करेंगे तो यथार्थवाद में 3 शब्द छुपा है: यथा, अर्थ और वाद। यथा का मतलब होता है जैसे, अर्थ का मतलब होता है अर्थ यानी मतलब, और वाद का मतलब होता है वस्तु, यानी कि जैसे अर्थ वस्तु, यानी कि वस्तु हमें जिस रूप में दिखाई दे रही है वही सत्य है। जैसे कि अगर हम अपने पेन को मान लें तो कि पेन की जो कवर है वो रेड कलर की है, हमें दिख रही है,
तो यही सत्य है, न कि हम आँख बंद करके कहें कि कैसा हो सकता है नीला कलर, वो सत्य नहीं है। तो जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, जो गणित में एक अंक आता है 6, इसके दोनों साइड दो आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो एक आदमी को 6 दिखाई देगा और एक आदमी को वो 9 दिखाई देगा। आप समझ सकते हैं। इसका कारण ये होता है, दोनों व्यक्ति का दोनों स्थिति में, या एक ही व्यक्ति को दोनों स्थिति में रखा जाए तो उनकी जो कॉग्निटिव डोमेन होती है, सीखने की क्षमता यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता, वो दोनों स्थिति में अलग अलग हो जाती है। यानी कि तो जो आदमी को 6 दिख रहा है वो 9 नहीं बोलेगा, वो हमेशा 6 ही कहेगा उस अंक को। लेकिन जो ही दूसरे साइड पे आएगा वो उसको 9 बोलने लगेगा, क्योंकि उस साइड से उसको 9 दिखे। यही यथार्थवाद हमें कहता है, और इसका आभास हमें इंद्रियों से पता चलता है। जैसे आँख, नाक, कान आँख से, जैसे हम किसी चीज़ को छुएंगे तो वो गर्म महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा, तो हम कहेंगे नहीं गर्म है, ठंडा है। इंद्रियों से हमको पता चलता है। और इसके जो प्रतिपादक थे अरस्तु थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन दोनों की विचारधारा एकदम अलग अलग थी। देखिए, आदर्शवाद में प्लेटो ने सिर्फ विचार पर जोर दिया, लेकिन अरस्तु ने यथार्थवाद यानी रियलिज्म में वस्तु और विचार दोनों पर, और वस्तु को सबसे प्रमुखता दी, यानी कि केंद्रित ज्ञान के रूप में सत्य माना। यानी कि जो चीज़ हमें दिख रही है वही सत्य है। यानी कि ये वस्तु पेन है तो पेन ही हम, यानी कि ये अलौकिक जगत, यानी जो हमें दिखाई देती है, परलौकिक जगत जो हमें न दिखाई देती है, तो ये अलौकिक जगत में को ही सत्य मानता है। और यथार्थवाद जो है अध्यात्म और विज्ञान दोनों पे विश्वास करता है, लेकिन आदर्शवाद जो था वो सिर्फ अध्यात्म पे विश्वास करता था, यानी कि विचार पे बस विश्वास करता था। अब यहाँ पे अगर हम एक और विचार करें कि इन्होंने बताया, प्लेटो ने यथार्थवाद के अंदर बताया कि जब हम व्यक्ति खुद को सुखी बनाना चाहता है तो वो क्या करता है, अपने इंद्रियों को प्रशिक्षण के माध्यम से उसको सुखी बनाता है, और फिर उसके बाद वो खुद को सुख महसूस करता है। और यथार्थवाद, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यथार्थवाद जो होता है पहला दर्शन है जिसने सबसे पहले शिक्षण सामग्री साधनों का प्रयोग किया था। अर्थात इन्होंने शिक्षा में सबसे पहले जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे अगर हम कहें तो पेन या कॉपी, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो भी इक्विपमेंट रहे होंगे उस समय सबसे। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्धिक क्षमता को कॉर्टेक्स के किस भाग का कार्यक्षेत्र माना जाता है। देखिए, बौद्धिक क्षमता क्या होता है। बौद्धिक क्षमता से अगर हम कहें तो मनुष्य की जो मानसिक स्थिति कितनी है, उसको याद करने की क्षमता क्या है, किसी भी ज्ञान को कितनी जल्दी ग्रहण करता है या उसका अनुसरण या अनुकरण करता है, वो उसकी बौद्धिक क्षमता कहलाती है। अर्थात कहें तो किसी मनुष्य को किसी भी चीज़ को जानना, समझना, उसके बारे में तर्क करना या उसको याद करना या उसको अनुसरण करने की जो क्षमता होती है वही उसकी बौद्धिक क्षमता होती है। तो प्रश्न पूछता है कि जो हमारी बौद्धिक क्षमता जो बनती है वो हमारे टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, चारों लोब में से किस लोब में बनते हैं। देखिए, अगर हम लोब की बात करें तो हमारा मस्तिष्क दो भाग में बांटा गया, एक दाएं अर्धगोलार्ध के रूप में, एक बाएं अर्धगोलार्ध के रूप में। जो दायां अर्धगोलार्ध होता है वो बाकी शरीर जो बचता है सिर के अलावा, उसके बाएं गोलार्ध जो होता है शरीर के दाएं भाग को, और जो दाएं गोलार्ध होता है सिर का, वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। अगर मस्तिष्क की जो दायां नर्वस सिस्टम होता है अगर वीक हो जाए या किसी प्रकार से समस्या आ जाए तो हमारा शरीर का बाएं हिस्से में उसकी कार्य क्षमता में बाधा बनती है। जैसे कि अगर पैरालिसिस मान लीजिए कि हमारे बाएं अंग में हो गया तो उसका नियंत्रण कहाँ से छूटता है, हमारे शरीर जो मस्तिष्क से उसके दाहिना जो अर्धगोलार्ध होता है उसमें समस्याएं आती है और हमारा बायां भाग पैरालिसिस हो जाता है। तो इसी प्रकार शरीर में 4 लोब जोड़े में होते हैं,
क्योंकि मस्तिष्क दो अर्धगोलार्ध में बटा है और प्रत्येक अर्धगोलार्ध में 4 लोब होते हैं। टेम्पोरल सबसे सामने की ओर फ्रंटल लोब होता है। फ्रंटल लोब के बाद हमारा पैराइटल लोब होता है। पैराइटल लोब के बाद ऑक्सीपिटल और ऑक्सीपिटल के बाद टेम्पोरल लोब होता है। इस प्रकार दोनों अर्धगोलार्ध में एक एक लोब 4 लोब हो जाता है। तो और चारों लोब का मतलब होता है ना कि जैसे कि हमें देख के उसकी संवेदनाओं को ग्रहण करना या सूंघ कर किसी चीज़ को उसकी संवेदनाओं को ग्रहण करना, कोई बोल रहा है उसको सुनकर संवेदनाओं को ग्रहण करना, या त्वचा द्वारा ठंडा गर्म दबाव स्पर्श के माध्यम से कोई संवेदनाएं आती है उसको ग्रहण करना और उसका विश्लेषण करना, इन सब लोब के अंतर्गत आता है। तो जैसे अगर हम अगर हम कहें कि ऑप्शन ए जैसे कि टेम्पोरल लोब दिया है। टेम्पोरल लोब का काम क्या होता है कि जो हमारा और ये जो लोब होते हैं ये हमारे प्रमस्तिष्क यानी कि जो सेरिब्रम होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सेरिब्रम ही जो हमारा तंत्रिका तंत्र का मुख्य पार्ट होता है और यही 2 अर्धगोलार्धों में बटा होता है। तो अगर हम जैसे कहें कि इन लोब का क्या मतलब है, तो जो हमारे बुद्धि है, इच्छा, आवेग, स्मरण शक्ति जैसे जो क्षमता होती है उनको शरीर मस्तिष्क में विकसित होती है यहीं पर। और जैसे हमारी संज्ञानात्मक जो क्रियाएं होती हैं या ज्ञानात्मक क्रियाएं और तथा उस पर नियंत्रण करना और उनका संपादन करना यानी कि भेजना हमारे पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब के द्वारा ही होता है। और जैसे अगर हम देखें टेम्पोरल लोब की बात करें, ऑप्शन ए टेम्पोरल लोब दिया गया है, तो अगर हम उस टेम्पोरल लोब की जो कार्य की बात करें तो जो टेम्पोरल लोब होता है ना, टेम्पोरल लोब के अगर हम कहें तो किसी भी चीज़ को का गंध गंध किसी भी वस्तु का गंध जो है हमारी संवेदनाओं के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचता है, वो टेम्पोरल लोब में जाता है किसी भी चीज़ का गंध, और उसका वहाँ पे विश्लेषण होके फिर वो हमें रिप्लाई करता है कि किस चीज़ का गंध आपको आ रहा है। अगर ऑप्शन बी फ्रंटल लोब की बात कर जाए तो फ्रंटल लोब में जैसे कि इस प्रकार का यह प्रेरक क्षेत्र है और हमारे ठीक मस्तिष्क के सामने स्थित होता है। इसके माध्यम से हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनके बीच समन्वय स्थापित होता है तथा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ उठानी होती है तो हमारी जो ट्राइसेप मसल्स होती है उसमें संकुचन होता है, यानी कि और उसके साथ ही जो हमारे ट्राइसेप मसल्स होता है उसमें फैला होता है और इसके माध्यम से दोनों मांसपेशियों के बल एक दूसरे को एक दूसरे को संतुलित करते हैं, जिससे कि उनमें मूवमेंट एक क्रमबद्ध रूप से होता है और उनके बीच समन्वय स्थापित होता है नियंत्रित पूर्वक। ठीक वैसे ही ऑप्शन बी ऑक्सीपिटल जो लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब सिर के पिछले हिस्से में स्थित हो, जैसे कि पता है कि ऑक्सीपिटल जो बोन होता है सिर के पिछले हिस्से में स्थित होता है, ठीक उसी प्रकार ऑक्सीपिटल लोब पिछले सिरे में स्थित होता है। तो इनके में जैसे हम आँख से कोई चीज़ देखते हैं और उनका चित्र हमारे दृष्टि संबंधी जो संवेदनाएं होती है वो हमारी ऑक्सीपिटल लोब में जाती है तथा वहाँ पे उनका विश्लेषण होता है और उसके बाद हमें उसके बारे में रिप्लाई आता है। ठीक, अब आते हैं हम पैराइटल लोब पे। पैराइटल लोब जो होता है सबसे मुख्य लोब होता है और इसमें यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ के वेदना जैसे कि ठंडा गर्म दबाव स्पर्श पेशी तथा जोड़ों मांसपेशियों और जोड़ों पर जो संवेदनाएं अनुभूति होती है या महसूस होता है, इन सब का जो संवेदना है हमारे पैराइटल लोब में जाता है। या हाँ, पैराइटल लोब में जाता है तो उसके साथ ही इनका विश्लेषण करता है, बताता है कि गर्म है ठंडा है या मांसपेशियों पे दबाव पड़ रहा है जोड़ों पे दबाव पड़ा है। इन सब का जो कार्यक्षेत्र पैराइटल लोब में होता है। तो फिर हम देखते हैं कि अब हम इसमें अगर बौद्धिक क्षमता यानी कि हमारी जो मेमोरी
पावर है, याद करने की जो क्षमता होती है, वो शरीर के मस्तिष्क के किस हिस्से में स्थित होती है? तो वो होती है हमारे मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित होती है। और पिछला हिस्सा कौन सा होता है? ऑक्सीपिटल बोन। और वहाँ पे कौन सा कॉर्टेक्स होता है? ऑक्सीपिटल लोब, या उसको हम कॉर्टेक्स कहें। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीपिटल लोब या कॉर्टेक्स उसको बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या अब 3 है। प्रभाव के नियम को किस रूप में जाना जाता है? प्रभाव के नियम को किस रूप में जाना जाता है? अभ्यास का नियम, संतुलित नियम, संतुष्टि नियम, आवृत्ति नियम या आसन्न काल का नियम। सबसे पहले हम आसन्न काल के नियम को देखते हैं कि आसन्न काल के नियम में क्या आता है। तो इसमें 3 प्रकार की बातें हैं आसन्न काल में। जैसे कि हम किसी भी नियम में, इस नियम में यानी आसन्न काल की हम बात करें तो किसी भी क्रिया को सीखने की जो विधि होती है, उस विधि को याद रखना, उसके बाद उस क्रिया को जिस क्रिया के लिए जिस क्रिया को हम याद रखते हैं, सीखने के लिए जो विधि है उसको याद रखते हैं, तो उन क्रिया को उचित समय व उचित ढंग से प्रयोग करना तथा उससे संबंधित क्रिया को विस्मरण करने की प्रक्रिया शामिल है, जो किसी भी क्रिया को याद रखने व भूलने की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर हम कहें आसन्न काल का नियम, तो हम जब किसी भी काम को करने जाते हैं तो सबसे पहले उस काम की जो विधियाँ होती हैं उसको याद रखना होता है। उसके साथ ही उस काम को करने की जो विधि होती है उसको सही समय पर सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना, यानी उस पर लागू करना, तथा उसमें जो भूलने या याद करने की चीज़ें होती हैं उसको इस प्रक्रिया के द्वारा यानी कि आसन्न काल के नियम के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक, तो आसन्न काल का वो नियम कहलाता है। अगर हम आवृत्ति काल का नियम कहें या आवृत्ति नियम कहें, तो आवृत्ति जब किसी चीज़ को सीखने के लिए किसी क्रिया को हम बार बार दोहराते हैं तो आवृत्ति का नियम कहलाती है। ठीक, वैसे ही जब हम अभ्यास का नियम की बात करें तो अभ्यास के नियम का प्रतिपादक आपको बता दें कि अगर हम क्वेश्चन में पूछ दिया जाए और ऑप्शन में थार्डनाइक दे दिया जाए तो वहाँ पे लोग सब थार्डनाइक को लगा के आएंगे आंसर, लेकिन उसका सही उत्तर होता है लैमार्क। लैमार्क ने ही सबसे पहले उपयोग और अनुपयोग जो, या उसको कहे उपयोगिता या अनुपयोगिता का नियम दिया था, और यही अभ्यास का नियम है, क्योंकि अभ्यास को 2 रूप में बांट दिया जाता है, उपयोगिता और अनुपयोगिता के नियम। जैसा कि अभ्यास के नियम के प्रतिपादक लैमार्क है और उन्होंने बताया था उपयोगिता और अनुपयोगिता 2 प्रकार के अभ्यास के नियम आते हैं। ये उपयोगिता के नियम में बताया था कि जैसे जिराफ का उदाहरण देके अगर समझा जाए तो जो जिराफ जो थे ऊंचे ऊंचे पौधों के पेड़ों की पत्तियों के लिए अपने आगे की गर्दन या पैर को ऊपर उठाने का प्रयास किए, उनकी गर्दन लंबी हो गई, और जो जिराफ उसके लिए संघर्ष नहीं किए यानी कि उस पर लगातार प्रयास नहीं किए, और उनका उनका उस प्रकार के जिराफ विलुप्त हो गए, यानी वो लगातार उस प्रक्रम को जारी न रखे, संघर्ष को जारी न रखे या ऊपर तक पहुंचने का प्रयास न किए, तो वो उनका प्रजाति विलुप्त हो गया। और जो जिराफ ऊपर तक पहुंचने का प्रयास किए उनकी गर्दन लंबी हो गई और उनके प्रजाति आज भी कायम है। तो अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है कि जब हम किसी भी कार्य को बार बार उस पर अभ्यास करते हैं तो उससे हमको क्या होता है, उस चीज़ को सीखने में मदद मिलती है। और अगर हम संतुष्टि के नियम की बात करें तो जब हम किसी काम को करते हैं और उस काम के हमको सकारात्मक रूप से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो हमारे अंदर एक संतुष्टि, एक आनंद की उत्पत्ति होती है, और इससे क्या होता है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है और एक बेहतर काम करते हैं। जैसे कि अगर आप हमारे चैनल्स को जो लोग सब्सक्राइब ना हो सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही शेयर और लाइक्स करते रहेंगे तो हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा और हम आपसे संतुष्ट होंगे और बेहतर काम करेंगे और आप लोग को प्रभावित करेंगे अपने काम से।
तो इस तरह अगर आप समझें तो और बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार प्रभाव के नियम को हम संतुष्टि के नियम के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संतुष्टि का नियम। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। क्षमता जिसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक बल प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? यानी क्षमता क्या होती है? एबिलिटी, कोई भी काम करने की क्षमता यानी क्षमता। ठीक, किसी भी काम को हम कितने समय तक जारी रख सकते हैं वो हमारी क्षमता कहलाती है। ठीक, तो ऑप्शन दिया गया है। तो प्रश्न में क्या समय और बल दो चीज के कॉम्बिनेशन को पूछ रहा है। कम से कम समय में अधिक से अधिक बल प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है मांसपेशीय बल, मांसपेशी सहनशीलता, मांसपेशीय शक्ति और प्रतिक्रिया शक्ति। देखिए, मांसपेशीय अगर सहनशीलता की सबसे पहले बात की जाए तो एक प्रकार का हमारा एंडोरेंस है। जब हम किसी काम को लगातार करते हैं, फिर उस काम समाप्त होने के उपरांत हमारे अंदर इतनी ऊर्जा रहती है कि हमारे अंदर जब कोई आपातकालीन काम करना पड़े या काम जब हम लगातार करके थक जाते हैं, फिर भी अगर कोई आपातकालीन कार्य हमारे सामने आ जाता है तो उसको भी संपादित करने के लिए या पूर्ण करने के लिए जो हमारे पास क्षमताएं होती है उसको हम सहनशीलता कहते हैं। यानी कि हमारे मांसपेशियों की वह क्षमता जो थकान के बाद भी किसी आपातकालीन या जरूरी काम को संपादित करने की या पूर्ण करने की जो क्षमता होती है वो मांसपेशीय क्षमता कहलाती है। हम प्रतिक्रिया शक्ति की बात करें तो एक प्रकार से ये साइकोलॉजिकल शब्द भी आ जाता है और हमारे ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। और हम मांसपेशीय बल की बात करें यानी कि मसल्स फोर्स की बात करें तो फोर्स का अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की जो शक्ति होती है उसको हम क्षमता होती है उसको बल करते हैं। यानी कि वर्क अगेंस्ट और रेजिस्टेंस, जैसे कि दीवार को हम देर तक धक्का दें या कोई टेबल है दूर तक उसको ढकेल के ले जाएं या गोला फेंकें तो ये हमारे बल पर निर्भर करता है। और कितना भी देर तक किसी भी प्रतिरोध पर को धक्का दे रहे हैं वो हमारे उसको हम बल कहेंगे। लेकिन जब हम शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति तब होती है जब हम बल के साथ साथ समय की भी उसमें बल और समय दोनों को जोड़ के बताएंगे तो हमारा शक्ति कहलाती है। और जब कम से कम शक्ति का प्रयोग अधिक से अधिक बल का प्रयोग हम जब कम से कम समय में करते हैं, जैसे कि हम अगर भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग में करें या कुश्ती में करें तो हमारी शक्ति को प्रदर्शित करती है न कि बल को प्रदर्शित करती है। बल की अगर बात करेंगे तो वहाँ समय की कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब हम शक्ति की बात करेंगे तो वहाँ पे बल के साथ समय को भी शामिल कर दिया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मांसपेशीय शक्ति। मांसपेशीय शक्ति का जो इसको हम पावर भी कहते हैं या एक्सप्लेसिव स्ट्रेंथ भी कहें या हम पावर भी कहें, दोनों एक से यानी कम से कम समय में अधिक बल का प्रयोग करना ही मांसपेशीय शक्ति कहलाता है। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि का नहीं है? तो 4 हमारा हार्मोन्स का नाम दिया गया है। ADH, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन और एपिनेफ्रिन, ये चारों हार्मोन्स के नाम दिए गए। अब चारों हार्मोन्स में से कौन 2 हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स नहीं है इसके बारे में बताना। देखिए, हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड 2 भागों में बांटा जाता है, अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड और पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला जो भाग होता है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्योंकि ये शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सबको ये नियंत्रित करती हैं और इसके माध्यम से सभी ग्रंथियां काम करती हैं। तो पहले भाग जो आगे वाला भाग होता है उसमें 7 प्रकार के
हार्मोन स्रावण करती है और सभी अलग अलग शरीर के ग्रंथियों को नियंत्रित करती हैं। और उसके साथ ही पिछले भाग में पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पश्च भाग होता है उसमें दो प्रकार की हार्मोन्स होते हैं। पहला होता है एडीएच। एडीएच का मतलब होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स और दूसरा होता है ऑक्सीटॉक्सिन। तो इसमें जो दिया गया था ऑप्शन एडीएच, एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स और सॉरी, और दूसरा जो है पिछले भाग में वो ऑक्सीटॉक्सिन नाम का जो हार्मोन से तय होता है। और हम तो ये दोनों जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स है। अब दूसरा हार्मोन्स और चौथा हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है थायराइड ग्रंथि से निकलता है और जिससे हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है उसको नियंत्रित करता है। यह हम कैल्शियम को नियंत्रित करता है, ठीक। और उसके साथ ही एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स होता है ये हमारे एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं, यानी एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं और एड्रिनल हार्मोन्स के रूप नाम से भी ये जानी जाती है। और हमारे शरीर में ये रक्त दाब जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रित करती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उसके उसमें से एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स एडीएच और ऑक्सीटोसिन दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी 1 और 3। तो ऑप्शन अगर सी की बात करें तो इसमें 1 और 3 दिया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है ऑप्शन सी होता है, जैसे कि एडीएच दिया गया है और ऑक्सीटोसिन दिया गया और इसका सही आंसर मिलता है ऑप्शन सी से। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होता है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या हमारा सीरीज का 19वां सीरीज था उसका पार्ट 1A ख़त्म होता है इसी पर। और आप लोग से विनती है कि फिर से वही बात आप लोग से दोहराऊंगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर और लाइक्स ज़रूर करें। और अगर स्टडी मटेरियल की अगर बात लोग जैसे आप लोग कह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना होगा। उसके बाद आप लोग को सारी जो स्टडी मटेरियल और करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर अवेलेबल कराया जाएगा। और उसकी अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।